नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, एप्स्टीन फाइल्स खुल गई हैं, बहुत से लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्लिंटन की आ रही हैं, ट्रंप की आ रही हैं, वो जो ब्रिटेन का प्रिंस एंड्रूज है उसकी आ रही हैं। लेकिन एक तबका ऐसा है भारत में जिसने एक हफ्ते पहले से ये शोर मचाना शुरू कर दिया था, जिनमें संजय राउत है, उद्धव ठाकरे की पार्टी के, पृथ्वीराज चव्हाण है कांग्रेस से, जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि 19 दिसंबर को बहुत कुछ होने वाला है, पीएम मोदी प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पर नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है। सर 19 तारीख तो चली गई, तो ये किस प्रोपेगेंडे का हिस्सा था सर? एप्स्टीन फाइल से पीएम मोदी का क्या लेना देना? इस देश में कुछ भटकती हुई आत्माएं हैं जिनकी तृप्ति नहीं हो पा रही है, जो शांत नहीं हो पा रही हैं, और मुझे लगता है कि ये आत्माएं भटकती रहेंगी अभी और कई सालों तक, दशकों तक, क्योंकि इनको ये पता ही नहीं है किसी के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, उनके कुल मिलाकर के व्यक्तित्व, कृतित्व, उनके चरित्र, उनके कामकाज जितने भी रहे हैं वो सब, वो अपने आप में एक प्रामाणिक लीडरशिप है। पूरी दुनिया जान चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ इस तरह के बकैती करने वाले अभी तक नहीं जान पाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हैं। और देख करके बड़ा आश्चर्य भी होता है, दुख भी होता है और कई बार गुस्सा भी आता है। ये जिनका आपने नाम लिया संजय राउत का, संजय राउत जब अस्पताल में भर्ती थे तो याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज दिया था, एक मैसेज भेजा था कि ये जानकारी मिली है कि आपको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ होकर के घर लौटें। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विराट व्यक्तित्व है, जिनको पता है कि ये जबान खोलेंगे, जैसे कहा जाता है कि जब भी भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, तो उनको पता है कि जब भी ये जबान खोलेंगे, जब भी कैमरों पर बोलेंगे तो खिलाफ ही बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के, उनके खिलाफ बोलेंगे, अमित शाह के खिलाफ बोलेंगे। इसके बावजूद वो उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। और ये क्या कामना कर रहे थे, ये क्या भविष्यवाणी कर रहे थे? ये कह रहे थे कि एक भूकंप आने वाला है और उसका केंद्र जो है वो अमेरिका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद कुर्सी पर नहीं रहेंगे। तो एक बार अटल जी ने कहा था संसद में खड़े होकर के, सोनिया गांधी की तरफ देखते हुए, क्योंकि सोनिया गांधी ने एक बड़ी अपशब्दों वाली लेक्चर दी थी जिसमें अटल जी पर कुछ ऐसी टीका टिप्पणियां कर दी थी कि अटल जी बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि 56 में सबसे पहली बार में पार्लियामेंट में चुना गया था, 56 में। ये तो 68 में इनकी यहाँ शादी हुई है और उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और नेहरू भी टिप्पणी कर चुके थे कि आगे जाकर के ये देश का नेतृत्व करेंगे। इस तरह की टिप्पणी नेहरू ने की थी और आप इतने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय और ये नेता प्रतिपक्ष हुआ करती थी। तो ये लोग ना तो किसी की सेवाओं को देखते, ना किसी की उम्र देखते, ना ये देखते कि उनका कुल मिलाकर के उनका जो परसेप्शन रहा है, उनका जो आभा मंडल रहा है वो किस तरीके का है। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है और इनको किसी के अनिष्ट की ही प्रार्थनाएं करनी है। कोविड के समय राहुल गांधी ने क्या क्या कहा था, आर्थिक सुनामी आने वाली है, लोगों के रोजगार छिन जाएंगे। फिर कहा पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, दिया सलाई दिखाने की जरूरत। क्या इनको देश से, देश की स्थिरता से, देश के विकास से कोई जरा सा भी सरोकार है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि कोई सरोकार है, और अगर होता तो कम से कम अनिष्ट की कामनाएं तो ना करते। ठीक है, आपको आज पब्लिक
नहीं पसंद कर रही है या पब्लिक आपको ठुकरा रही है, तो आप कुछ समय ज़रा शांति से भी गुज़ार दीजिए। लेकिन ये तो इनका वश चलता तो इस देश की जो मतदाता है उसको भी बदल देते। हालाँकि बदलने की कोशिश भी इन्होंने शुरू की थी। जब रोहिंग्या आए थे और बांग्लादेशी थे यहाँ पर, उनको निकाला जा रहा था तो ये कह रहे थे कि इनको क्यों निकाला जा रहा है? तो कहने का आशय ये है अंजू जी कि चाहे पृथ्वीराज चौहान हों, चाहे संजय राउत हों या कुछ और लोग हों, अदृश्य लोग हों जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको अब जवाब मिल गया होगा। दूसरी बात ये है कि ये एप्स्टीन फाइलें या जो भी ये पूरा कांड था यौनाचार का, सेक्स स्कैंडल का, इसका भारत से कोई लेना-देना ही नहीं है। भारतीय नेता किसी विशेष से लेना-देना ही नहीं है। अब किस-किस तरह के लोगों के नाम आए हैं और किस-किस तरह के फोटोग्राफ आए हैं, वो पूरी दुनिया के सामने है। बिल क्लिंटन से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और एक और जाने-माने वहाँ के उद्योगपति और टेक कंपनियों के सीईओ, वो सब ब्रिटिश घराने के प्रिंस, इसके एंड्रयू। अलावा माइकल जैक्सन, ऐसे-ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं। और ये सब कौन है? ये धनी-मानी लोग हैं, वहाँ के अमीर लोग हैं वहाँ के। तो भैया नरेंद्र मोदी तो एक ऐसे परिवार से आए हैं, जो एक बहुत ही साधारण परिवार का जिनका बैकग्राउंड है, जिनकी माताजी आस-पड़ोस के घरों में बर्तन मांज करके अपने परिवार को पोस रही थी, पाल रही थी, अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का चिंता कर रही थी, जिनके पिताजी रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे और यात्रियों को पिला करके किसी तरह उदरपूर्ति कर रहे थे अपने परिवार की। तो कम से कम ठीक है, मुँह के आगे बहुत बड़ा एरिया है, पर मुँह खोलने से पहले थोड़ा ये भी देख लेना चाहिए कि जो आप दूसरों पर थूकने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके चेहरे पर ही आकर पड़ेगा। अब 19 तारीख भी निकल गई, 20 तारीख आ गई। कहीं कोई किसी भी तरह का भूकंप भारत तक आया क्या जो इन्होंने अमेरिका में देखा? और मुझे तो लगता है अमेरिका में भी नहीं आया, क्योंकि हमाम में सारे नंगे हैं। वो चाहे डेमोक्रेट हों, चाहे रिपब्लिकन हों, चाहे उद्योगपति हों या आपके वो सिंगर हों या ब्रिटेन के प्रिंस हों, सब सब नंगे हैं ये। इनके कारनामे जब तक दबे छुपे हैं तब तक ठीक है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। इनके तो कारनामे ऐसे हैं कि अगर इनके खुद के कारनामे सामने आ जाते हैं सर, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो खुद भी हमाम में नंगे ही है ना। जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कितने घटिया स्तर पर पहुंच चुके हैं राजनीति करते-करते। और जहां पर इनको बोलना चाहिए, सर वहां पर इन सबके मुंह में दही जमी हुई है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है सर, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। वो थैले वाली मैडम जो है वो भी थैला लेकर नहीं आती, क्योंकि वो फिलिस्तीन वाला थैला तो जिन्होंने भेजा होगा उनके साथ मुलाकात करते फिर रहे हैं ना जर्मनी में राहुल गांधी। तो हिंदुओं की हालत पर, उनके साथ जो बर्बरता और ये सब, उस पर कुछ नहीं बोल रहे ये लोग। दिखावे के लिए एक बार सवाल किया था कि जी, और इसमें सवाल ये है, जो लोग मोदी सरकार को ज्ञान दे रहे हैं कि साहब बांग्लादेश पर हमला कर देना चाहिए, ये मोदी सरकार को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कब हस्तक्षेप करना है, कब नहीं करना है। और इन सब लोगों को वैसे ये जानकारी होगी, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। 3 एयरबेस तो वहां ऑलरेडी बन चुके हैं और चौथा बनने की स्थिति में है, लगभग वो भी बन जाएगा बहुत जल्दी। चिकन नेक के आसपास का पूरा इलाका जो है वो इस समय निगरानी में है। और कल ही ये शाम को खबर आ गई थी कि जो हमारे पूर्वी कमांडर हैं तिवारी जी, वो अग्रिम मोर्चे पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने जाकर के सारी स्थितियों परिस्थितियों का आकलन कर लिया है। बांग्लादेश की एक एक गतिविधि पर, एक एक घटना पर इस समय हमारे सत्ता प्रतिष्ठान की, हमारी सेनाओं की
बहुत बारीक नजर है। हमारे रॉ, हमारी आईबी, हमारे जितने भी सेना के इंटेलिजेंस के विंग होते हैं, उनकी सारी जानकारी है। और बांग्लादेश में भी जो हम लोगों के मिशन है, उनका भी सारा कुछ, जैसे हमारे दूतावास पर अटैक करने की कोशिश हुई थी, तो सब आंख मूंदे थोड़ा बैठे हैं, पल पल की जानकारियां आ रही हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि हो सकता है इन लोगों को अंदाजा ना हो, सारी दुनिया को तो अंदाजा है। गार्जियन से लेकर के तमाम अखबारों में बड़ी बड़ी स्टोरियां छपी हैं कि पाकिस्तान में कोई अज्ञात वीर है जो मोटरसाइकिल पर आता है, कभी किसी चीज पर आता है, कभी किसी जगह पहुंचता है, और वो जो भारत के खिलाफ साजिशों में शामिल रहे हैं, एक एक करके उनको निपटाया जा रहा है। अब तक कई दर्जन जो है वो निपटाए जा चुके हैं। इसी तरीके से बांग्लादेश में इस समय पता नहीं कहां से ड्रोन उड़ रहे हैं, ड्रोन जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और निकल रहे हैं। इसी तरह ये उस्मान हादी, जो स्टूडेंट लीडर, जिसके मारे जाने पर एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है यूनुस ने, और जिसको सिंगापुर भेजा गया था गोली लगने के बाद, जिसकी डेथ हो गई और आज उसका सुपुर्दे खाक भी कर दिया गया, तो इसको भी मोटरसाइकिल पर आए दो और कनपट्टी पर लगा करके काम तमाम करके चले गए। तो मैं ये नहीं कहता कि ये कोई भारत सरकार करा रही है या हमारे लोग करा रहे हैं, लेकिन हमारे कोई कोई हमारे सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, हमारे अज्ञात वीर हैं जो दोनों जगह सक्रिय हो गए हैं, जिन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब मुझे ये बताइए आप अंजू जी, किसी मच्छर को मारने के लिए आप तोप लगाएंगे क्या? भाई, मच्छर को तो आसानी से आप कुचल सकते हैं, मचल सकते हैं, मार सकते हैं। एक हिट जो है उठाइए, 2 बार उसके ऊपर छिड़क दीजिए, अगले समय जो है वो आपको दम तोड़ता हुआ और ऊपर को पैर किए हुए मिलेगा। आस पड़ोस में और मच्छर भी मरे मिलेंगे आपको। तो मैं वो बात नहीं कहना चाहता, चलो देश है, एक राष्ट्र है, और हमारी ही कृपा से बना था 1971 में, लेकिन जिस दिन भारतीय सेना चाहेगी, जिस दिन चाहेगी, उस दिन इनके सारे गुरूर को, सारी साजिशों को मिट्टी में मिला देगी। 24 घंटे नहीं लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे लगेंगे। लेकिन वो भारत को पता है, भारत की सरकार को पता है, भारतीय सेना को पता है कि वो समय कब आएगा, कब तक हम इनको बर्दाश्त करेंगे, और सब जानते हैं। अगला सवाल आप पूछें उससे पहले मैं उसका जवाब दे देता हूं। फरवरी में इनको चुनाव घोषित किए हैं कि फरवरी में होंगे, 12 फरवरी को होंगे। यूनुस नहीं चाहता है कि चुनाव हो, वहां के कट्टरपंथी नहीं चाहते हैं कि जमाते इस्लामी से लेकर के तमाम लोग, ये स्टूडेंट्स जिनको कहां से हवा भरी जा रही है ये सबको पता है, ये भी नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बस यूनुस बना रहे, कोई चुनी हुई सरकार ना आए। अच्छा, बीएनपी को और आवामी लीग को बिल्कुल इन्होंने दीवार से लगा रखा है आज की तारीख में। हकीकत ये है कि बांग्लादेश की 80-85% जनसंख्या, मतदाता, आवामी लीग को और बीएनपी को पसंद करते हैं। तो आप जो जन भावनाएं हैं, ऐसी पार्टियों को तो अलग थलग करना चाहते हैं, और एक नई एनसीपी खड़ी करके, स्टूडेंट्स की नई पार्टी चाहते हैं कि इनको जनता चुने, उसके लिए मजबूर कर रहे हैं उनको। जनता का मूड दूसरा है, और ये जो 100, 50 और 300 और 1000, 2000 लोग दिखाई दे रहे हैं तोड़फोड़ करते हुए, बहुत कम संख्या में लोग हैं। इनके जरिए आप एक ऐसा माहौल पैदा करना चाह रहे हैं कि बस ये बहाना मिल जाए कि चुनाव स्थगित कर दिए जाए, कि भाई माहौल नहीं है अभी देश में चुनाव का, शांति नहीं है अभी। और भारत को इसलिए उकसाया जा रहा है, किसी हिंदू की हत्या कर दो, उसको जला दो, किसी मंदिर पर प्रहार करवा दो, या
सरहद के आसपास कुछ ऐसा कर दो, या दूतावास पर जो है अटैक करने की कोशिश करो, पत्थरबाजी करने की कोशिश करो, कि भारत अगर अटैक कर दे तो फिर तो सॉलिड बहाना मिल जाएगा कि अभी चुनाव नहीं कराए जा सकते। बिल्कुल। भारत बहुत अच्छे तरीके से ये चाल समझ रहा है। ये जिस मदरसे के स्टूडेंट हैं, भारत वहां का प्रिंसिपल रह चुका है, तो वहां पर जो भी साजिशें रची जा रही हैं भारत को उकसाने की, भारत अभी उकसावे में नहीं आएगा। बाकी अटैक के अलावा जो भी उपाय हो सकते हैं वो कर दिए जाएंगे उनके, और वो किए भी जा रहे हैं इस समय। सर ताज्जुब इसी बात का हो रहा है ना कि जिस तरह से बांग्लादेश में वो जमात वाले जो हैं वो भारत को उकसाने में लगे हुए हैं, हमारे देश के अंदर भी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं? भारत को उकसाई तो रहे हैं कि भारत को तो बस हमला कर देना चाहिए, हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। ये वही जमात है सर जो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कहती थी कि मोदी डर गए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बोले एस्केलेट मत करो, हम तो बुद्ध की जमीन है। उसके बाद जब वो युद्ध विराम हो गया, पाकिस्तान के कहने पर भारत मान गया, तो कहे नरेंद्र सरेंडर। और अब यही चाहते हैं कि बांग्लादेश पर भारत हमला कर दे, मतलब उनके फट्टे में भारत टांग अड़ा दे। ये चाह रहे हैं। आप सोचिए किस तरह की सोच है कांग्रेस पार्टी की। और ये टूल किट कहीं से तो चल रहा है ना सर। अगर बांग्लादेश के लोग, जमात के लोग ये चाह रहे हैं कि भारत ये करे, तो ये भी तो यही काम कर रहे हैं। तो टूल किट सेम हुआ ना, इनका कोई ना कोई मास्टर जो है वो एक ही जैसा हुआ, इसका मतलब। देखिए, सितंबर 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया गया, उनको चेहरा घोषित किया गया। उस समय के विदेश मंत्री, जो उस समय विदेश मंत्री थे मनमोहन सरकार में, सलमान खुर्शीद का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि साहब ये गुजरात के बाहर क्या जानते हैं, ये तो कूप मंडूक हैं, कुएं के मेंढक हैं। देश के प्रधानमंत्री को तो विदेश नीति का भी पता होना चाहिए, विदेशों के बारे में पता होना चाहिए। इनको तो कुछ पता ही नहीं है। वही सलमान खुर्शीद पहलगाम जेनोसाइड के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे गए, उनमें से एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बनकर के गए थे। तो सलमान खुर्शीद को ये तो पता लग गया होगा कि डिप्लोमेसी उनकी बपोती नहीं है या कांग्रेस की बपोती नहीं है, विदेश नीति भी केवल कांग्रेस नहीं जानती है। और जो ग्लोबल रेटिंग आती है, हर साल 2 बार आती है, उसमें पिछले 6-7 साल से मोदी जी टॉप पर बने हुए हैं। 72-77 के बीच में उनका ग्लोबल रेटिंग रहता है। और कभी इनके समय में कोई टॉप पर रहा हो तो दिखा दे, और कितने देशों को वो साध चुके हैं और कितने देशों को अभी भी साध रहे हैं। अभी भी 3 देशों की यात्रा करके आए हैं। सबसे अब तक उनको 29 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। बिल्कुल। तो अब ये मोदी जी को बताएंगे कि कब हमला करना चाहिए किसी देश पर, कब नहीं करना चाहिए। आप याद करिए कि 22 अप्रैल को ये घटना हुई थी पहलगाम की, और अटैक कब हुआ था? 6 और 7 मई की रात को। सेनाओं को भी पता है कि उनको क्या तैयारियां करनी है, सेनाओं को भी पता है कि कौन से टारगेट हमें हिट करने हैं। और प्रधानमंत्री भी पूरा समय लेते हैं, ठोक बजा करके चीजों की पूरी समीक्षा करके, तैयारियों को बार बार ठोक बजा करके देख करके तब जाकर के हरी झंडी दी जाती है कि ठीक है, कर लीजिए। क्योंकि ये पता है उनको भी, और सबको पता होता है, सारे देशों को पता होता है जब कोई किसी पर अटैक करने वाला होता है कि भाई जैसे ही आप अटैक करेंगे उधर से प्रति उत्तर मिलेगा, और उस प्रति उत्तर का कैसे आपको जवाब देना है और कैसे उसको झेलना है, ये भी हमें आना चाहिए। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, ये भी हमें पहले से सोच करके रखना पड़ता है। हमारी ताकत क्या है, दुश्मन देश की ताकत क्या है, इसका भी अंदाजा होना चाहिए। और कितने दिन के लिए हम एग्जिस्ट कर सकते हैं युद्ध में,
हमारे पास कितनी सामग्री है, किस तरह के शस्त्र अस्त्र है, उसका भी अंदाजा होता है हर देश को। तो ठीक 4 दिन बाद हमने वो युद्ध रोक दिया था, क्योंकि हमारा टारगेट है 2047। हमारा टारगेट 2025 नहीं है कि यहीं हम अपना बहुत भारी नुकसान कर लें, अपनी अर्थव्यवस्था को खराब कर लें, कर्ज के बोझ में दब जाएं और आगे का सोचना ही बंद कर दें, युद्ध में उलझ जाएं। बहुत सारी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि भारत कभी चीन के साथ उलझ जाए, कभी पाकिस्तान के साथ उलझ जाए, कभी बांग्लादेश के साथ उलझ जाए। तो हमें पता है किसके साथ उलझना है, कब नहीं उलझना है। अब डोकलाम में 72 दिन तक भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी रही। ना तो चीन आगे बढ़ा, ना हम आगे बढ़े। गलवान घाटी में, पूर्वी लद्दाख में 4.5 साल तक स्टैंड ऑफ रहा। 60,000 सेनाएं उधर खड़ी थी, 60,000 सेनाएं इधर खड़ी थी। लेकिन दोनों देशों को पता है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है आगे बढ़ना, युद्ध में उलझना नहीं है। तो ताकत को तोलते रहे और 4.5 साल बाद दोनों पीछे हटे। इसी तरीके से जो मैंने कहा कि ये बांग्लादेश तो मच्छर है, जब चाहेंगे तब हिट से इसके पैर ऊपर को कर देंगे। लेकिन वो समय और परिस्थितियां भारत तय करेगा। हमारे यहाँ का विपक्ष भी तय नहीं करेगा, अमेरिका भी तय नहीं करेगा, पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी है या मिलिट्री है वो भी तय नहीं करेगी, या बांग्लादेश के जमात के लोग भी तय नहीं करेंगे, यूनिस भी तय नहीं करेगा। ये भारत को पता है, भारत के सत्ता प्रतिष्ठान को पता है कि इनको कब सबक सिखाया जाना है, उसी समय सबक सिखाया जाएगा। तो ये विपक्ष वाले जो इस समय सलाह दे रहे हैं वो भी देख लेंगे, जैसे पाकिस्तान का हश्र देखा था। सर, ये जितने लोग ये सलाह दे रहे हैं ना मोदी सरकार को, 26/11 आतंकवादी हमला जो मुंबई पर हुआ था, उस वक्त कहाँ थे? तब सो रहे थे क्या? तब नहीं होश आया कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया? तब पाकिस्तान को सबक सिखाने की सलाह इन्होंने उस वक्त की मनमोहन सरकार को क्यों नहीं दी थी? और इन्हीं की पार्टी के वो जो फूके हुए कारतूस हैं, पृथ्वीराज चौहान, इनकी पार्टी के जो महाराष्ट्र के नेता हैं, वो कहते 12 लाख की सेना की जरूरत क्या है भारत को? आप सोचिए, जो इस तरह की बातें करते हैं सर, वो कह रहे हैं कि आप बांग्लादेश पर हमला कर दीजिए। नेहरू भी तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे, सफेद कबूतर उड़ाते थे। वो भी तो यही कहते थे कि भारत को सेना की जरूरत क्या है, हम तो प्यार से दिल जीतने वालों में से हैं। जीत लिया था। तो 62 में देख लिया क्या हुआ है। 62 में जो कुछ हुआ उसके अवसाद से नेहरू उबर नहीं पाए थे और 64 में उनकी डेथ हो गई। तो ये बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ जमात है, जिनको बदलती हुई परिस्थितियों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, और जो इस समय पूरी दुनिया में चल रहा है, मुझे लगता है कि ये उसे भी नहीं देख पा रहे हैं। रूस जैसी शक्ति, मैं तो महाशक्ति कहूंगा, अब फरवरी में 4 साल होने वाले हैं ये रूस और यूक्रेन के युद्ध को। 4 साल में भी जो लक्ष्य उसने तय किया था रूस ने, वो उसको अचीव नहीं कर पाया। बिल्कुल। और कोई ऐसा वैसा देश होता तो 4 साल तक युद्ध लड़ सकता है क्या? बर्बाद हो जाए। तो इन लोगों को एक्चुअल में ये लोग चाह रहे हैं कि इनके चढ़ाने से मोदी जी चने के झाड़ पर चढ़ जाएं। तो मोदी जी बहुत सुलझे हुए लीडर हैं, उनको पता है कि कब क्या करना है, इनकी सलाहों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, मोदी जी के बारे में कहा जाता है ना, खिचड़ी को ठंडा करके खाते हैं। वो तब एक्शन लेते हैं जब पूरी दुनिया को पता भी नहीं होता कि अब ऐसा कुछ होने वाला है। पाकिस्तान के मामले में चाहे बालाकोट हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, सब जगह हमने देखा है उन्होंने किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो मोदी सरकार को सलाहें दे रही है और पीएम मोदी की इमेज को टार्निश करने की कोशिश कर रही है, एप्स्टीन फाइल के मामले को में उनको घसीट कर, उनको राहुल गांधी को सलाह देनी चाहिए सर, जो बीच में सेशन छोड़कर जर्मनी पहुंच जाते हैं और कैसे सोरोस एंड कंपनी के लोगों से मिलते हैं। उनको सलाह देनी चाहिए कि यहाँ बहना जो है वो सब कुछ ले जाएगी,
कांग्रेस दो फाड़ होने की कगार पर खड़ी हो गई है। सो प्रियंका वाड्रा की वो तस्वीरें देख लीजिए, कैसे वो चाय पार्टी में खिलखिलाकर हंस रही हैं बीजेपी के नेताओं के साथ। पीएम मोदी सामने बैठे हुए, राजनाथ सिंह जी की बगल में बैठी हुई हैं, और राहुल गांधी वहां पर बैठकर बीएमडब्ल्यू की फैक्ट्री के चक्कर काट रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस में क्या होने वाला है। तो ये जो हमें सलाह दे रहे हैं, अब केंद्र सरकार को सलाह दे रहे हैं, इनको सलाह देनी चाहिए। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।